हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं सीबीएसई 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर मेरे पास आप बार बार डिमांड कर रहे थे, आप बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि हमें हिंदी में क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हिंदी में ये सीरीज करवाने जा रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से सीबीएसई 12th क्लास सीबीएस फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मींस खेलों में योजना, और दूसरा चैप्टर है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन मींस खेल और आपके पोषक तत्व। तो इससे रिलेटेड मैं ये सीरीज आपको करवाने वाला हूँ और यहाँ पर लगभग आपको मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो साथ ही फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए, और साथ में जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है वो मैं अलग अलग यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो लेकर आया हूँ आप सबके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर पहले से इनके आंसर गिवन है, ठीक है, तो अंडरस्टूड रहेगा आपको। पहला क्वेश्चन है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स वे टूर्नामेंट्स हैं जो कि चार दीवारी के भीतर करवाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आपकी इंट्रामुरल्स एक्टिविटीज होती है या इंट्रामुरल गेम होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं आपके चार दीवारी के भीतर या फिर किसी संस्थान के अंदर ही करवाया जाने वाला कंपटीशन। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में ये रखना है कि आपसे जो एग्जाम्स होगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है कि इंट्रामुरल किस भाषा का शब्द है, ठीक है, किस भाषा से ये लिया गया है, तो आपको यहाँ पर इसका भी बताना पड़ेगा। और इंट्रा का मतलब क्या होता है, म्यूरल का मतलब क्या होता है, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन मीन्स चार दीवारी के अंदर, ठीक है, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, तो वॉल मींस आपकी दीवार हो गई, और इंट्रा का मतलब है अंदर होने वाले। तो चार दीवारी के अंदर होने वाले आपके जो गेम्स हैं उनको इंट्रामुरल कहा जाता है। और इनका पर्पस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की, उस संस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी मेंबर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका, अलग अलग मैंने जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इंट्रामुरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रामुरल का उद्देश्य नहीं है, ये है आपका उच्चतम प्रदर्शन करना, ठीक है, या फिर जो आपकी हाई परफॉर्मेंस है उसको अचीव करना। देखिए हाई परफॉर्मेंस वहाँ पे हम अचीव करने की बात करते हैं जहाँ पे आपका कंपटीशन है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ में या फिर किसी दूसरे स्तर पे आपका कंपटीशन हो रहा है। सपोज कीजिए कि आप ब्लॉक टूर्नामेंट में जाते हैं तो ब्लॉक के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही आपके जिला स्तर पर, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपका स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपको पोजिशंस, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो ये उच्चतम प्रदर्शन की बात हो रही है ये है आपके एक्स्ट्रामुरल का उद्देश्य, न कि आपके इंट्रामुरल का। तो इंट्रामुरल का उद्देश्य रहता है कि जितने भी वहाँ पर उस संस्थान के खिलाड़ी हैं या फिर जो वहाँ पर मेंबर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन किया जाए। दूसरा, समुचित विकास को मदद करना, ठीक है, मीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक है, तो ये भावना उनके अंदर पैदा करना, ठीक है, यूनिटी की भावना उनके अंदर पैदा करना। और तीसरा इसके अंदर रहता है कि विभिन्न खेलों के कौशल सीखने के अवसर, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी अगर किसी स्किल्स में कोई कमी है का प्रेशर नहीं रहता। और जिस संस्थान के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस संस्थान के अंदर आप खेल रहे हैं, तो आपको पता होता है कि कौन आपसे आगे है और कौन आपसे पीछे है, मीन्स आपको हर एक की परफॉर्मेंस का पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। और थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, हवा चल रही है, साथ में आपको और भी डिस्टर्बेंस की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हवा तेज़ चल रही है थोड़ी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो किसके प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, ये करता है आपके शारीरिक अंगों की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। तो जितने भी आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, देखिए जितने भी हमारे ऑर्गन है, वो चाहे आपका किडनी है, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपके चाहे उसमें आपके फेफड़े हो गया, ठीक है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, तो इनको जो बढ़ोतरी देने का काम करता है, जो इनके विकास का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, वो आपका प्रोटीन करता है। तो
प्रोटीन को आप एक बिल्डिंग ब्लॉकर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, ठीक है। नई कोशिकाओं का मतलब है कि जो आपकी सेल्स हैं उनकी ये प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और जितने भी आपके टिश्यूज या फिर आपके सेल्स है डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग का भी काम है वो प्रोटीन करता है, ठीक है। आपको याद रखना है प्रोटीन का काम होता है आपके शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत का काम। और आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। 4 कैलोरीज आपको याद रखना, ठीक है। कितनी कैलोरी मिलेगी दोस्तों, आपको मिलेगी 4 कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम फैट की बात करें, ठीक है, 1 ग्राम अगर हम फैट की बात करते हैं तो 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9 कैलोरीज, ठीक है, 9 कैलोरीज मिलेगी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी आपको 4 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें मिलान करना है, और मिलान वैसे ऑलरेडी किया हुआ है तो भी हम इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिलान करना था, और मिलान में आपका वैसे इसमें जो ऑलरेडी मिलान किया हुआ है, ठीक है, मैं उसको एक बार अनरूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें जो आपका एंटीबॉडीज का जो उत्पन्न करने का काम है वो किसका रहता है, वो रहता है आपके प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, ठीक है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ठीक है, तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम है ये आपके फैट का रहता है, मीन्स जो वसा है वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको सेफ्टी देने का काम करती है। हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक आपका कैल्शियम होता है, और जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है, ठीक है, वो आपके अंदर लोहे पे डिपेंड करती है, आयरन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, देखिए आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो क्वाशियोकार रोग है वो हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे आपकी मसल्स है वो इंप्रूव नहीं हो पाती, मसल्स है वो ग्रोथ नहीं लेती, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वसा की कमी हो जाए, ठीक है, अगर आपका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो डाउन हो जाए तो आपका जो बॉडी का फंक्शन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, और उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप फैट भी कम लेते हैं, देखिए फैट भी हमारे लिए ज़रूरी है, अगर फैट हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है, ठीक है, उनके अंदर जो एक फ्लूइड रहता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। और कैल्शियम की कमी, ठीक है, कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम हो गया है तो इसमें आपको रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। रिकेट्स आप इसको कहिए, ठीक है। एक इसमें होता है आपका जिसमें आपकी मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस वैसे जो बड़े होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में जो कैल्शियम है उसकी कंजप्शन हमारी बॉडी नहीं कर पाती, और जो किडनी है, किडनी के अंदर जो कैल्शियम आप जितना भी लेते हैं या फिर जो कैल्शियम कंजप्ट नहीं हुआ है वो आपकी किडनी के अंदर चला जाएगा और किडनी स्टोन के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज ये आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं, चाहे उसमें आपका विटामिन हो चाहे आपका कैल्शियम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जब से ज़्यादा अगर आपको कभी भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो जो आपको वोल ग्रेन्स होते हैं, वोल ग्रेन्स का मतलब है जो साबुत अनाज है, ठीक है। साबुत अनाज में जैसे कि आप भुट्टा, ठीक है, मकई जो भुट्टा है, या फिर आप ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, या फिर जो चावल है, तो इनके अंदर आपका हाई रिच कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो आप जो साबुत अनाज है वहाँ से आप ले सकते हैं अच्छा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी आपका कई बार पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट वर्ड दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो कार्बन इसके अंदर आपके 3 तरह के रहेंगे, ठीक है। एक तो रहता है इसमें आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। एक तो होता है इसमें आपका कार्बन, ठीक है, देखिए कार्बन आप से, और जो आपका हाइड्रो है, हाइड्र, ठीक है, हाइड्र से बनेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, आपको याद रखना हाइड्रोजन बनेगा। और 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो देखिए मैं इसको अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला आपका 8 लिखा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट 8 का मतलब होता है यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस रहती है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटीन के स्रोतों में शामिल है,
सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोटीन है वो कहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर होती सोयाबीन तो हम सोयाबीन पे क्लिक करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ देखिए हर कोई यहाँ पर ये नहीं है कि वो मांसाहार होगा, ठीक है, वो मांसाहार का सेवन करता होगा। तो हम अगर यहाँ पे सोयाबीन देता तो हम सोयाबीन पे क्लिक करते, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो मछली से मिल रहा है, ठीक है। मीन्स जो आपका सी फूड है, सी फूड से वहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब पालक की बात करेंगे तो पालक में आपका रहता है आयरन, ठीक है, आपके विटामिन आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे, विटामिन ई, विटामिन बी, ठीक है, और आपका जो फॉलिक जिसको हम आयरन कहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। खीरा आप सैलेड के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, सलाद के तौर पे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसके अंदर होती है सेलुलोज की मात्रा, ठीक है। इसमें आपने कभी भी आप खीरे को बीच में काटिएगा तो इस खीरे को काटने के बाद में उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है, ठीक है, तो वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो आपका सेलुलोज रहता है, वो कभी पचता नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में खाने को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप जितना अच्छा सैलेड लेते हैं, जितना आप सलाद लेते हैं अपने खाने के साथ में, जो ये फाइबर्स इनको कहेंगे, ठीक है, तो ये फाइबर आपके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को स्मूथली बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं आलू की। अब आलू पोटैटो के अंदर आपका रहता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहती है, और कार्बोहाइड्रेट आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपका जो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने वाला भी आपका आलू रहता है। तो आप देखिए जो स्टार्च है वो जल्दी पच जाती है, ठीक है, इसमें आपका ये कहेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को भी दो हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रहता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक रहता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हम हार्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसमें स्टार्च रहता है, तो स्टार्च आपका इजीली पच जाता है, जिसमें मीठा हो, ठीक है, और जो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब जिसके अंदर टेस्ट है वो आपका मीठा ना हो, तो वो आपके रहता है थोड़ा सा उसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इतनी एक्सप्लेनेशन आपके जो यहाँ पर सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है इतनी, लेकिन जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम रहती है, ठीक है, उनको तो कितनी भी एक्सप्लेनेशन देते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार संतुलित तब होता है जब आपका क्या, कि पशुओं से प्राप्त वसा हो, ठीक है। आहार आपका संतुलित कब रहेगा, जब पशुओं से प्राप्त आपको वसा मिल रही है, ठीक है। अब देखिए आपका वैसे संतुलित आहार में आपका पानी की मात्रा भी होनी जरूरी है, लेकिन आहार देखिए आहार के साथ में अगर आप सपोज कीजिए आप अपनी डाइट ले रहे हो, डाइट के साथ में अगर इतना पानी पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। और यहाँ पर दैनिक आवश्यकता को पूरा करने वाला, बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि जो संतुलित आहार तब होता है कि जब आपकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, ठीक है, और उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पशुओं से प्राप्त वसा, ठीक है, वसा जरूर होनी चाहिए। अब वसा का फॉर्म आप बोलेंगे कि सर हमें वसा पशुओं से कैसे मिलती है, हम तो जो मांस मीट है या फिर जो नॉन वेज है वो हम खाते नहीं है। देखिए जो पशुओं से वसा प्राप्त होती है वो आपको इनडायरेक्टली लेते हैं, ठीक है, आप उसका ये नहीं है कि आप उसमें से रेड मीट लेते हैं। देखिए दूध निकाला जाता है पशुओं का, ठीक है, तो चाहे गाय है या भैंस है या फिर आपकी बकरी है, तो वहाँ से आपको क्या करता है, भेड़ है, भेड़ का भी दूध यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो जो दूध है उस दूध के अंदर आपका फैट की मात्रा रहती है, और अगर आपका दूध को मथा जाए, ठीक है, दही बना दी जाए और दही के बाद में उसको दही को मथा जाए तो वहाँ से मक्खन मिलता है, बटर मिलता है, और उस बटर को फिर आप बॉईल करने के बाद में आप वहाँ से जो फैट है उसको ले सकते हैं, ठीक है, और ये होता है आपका सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट आप जितना भी लेते हैं आप याद रखिएगा ये आपका सैचुरेटेड फैट रहता है, ठीक है। आप इसको संतृप्त वसा के नाम से भी शायद जानते हो, संतृप्त और असंतृप्त वसा होती है। तो ये आपकी संतृप्त का मतलब है जो जम जाए, ठीक है, जो कोल्ड टेम्परेचर पे, जो ठंडा तापमान होने पे जम जाता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट वैसे तो देखिए आपका अच्छा है, जो हमारा इंडियन कल्चर है वहाँ पे आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ में जमना शुरू हो जाता है। तो अवॉइड कीजिए, और अगर आप फैट ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो फैट है वो डाइजेस्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भाई
क्वेश्चन है सिंपल सा आपके लिए कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले और आपकी वसा भी मिले, तो आपका दो तरह का रहेगा, जिसमें आपकी ब्रेड और बटर, ठीक है, ब्रेड जिसमें आपकी डबल रोटी ब्रेड, ठीक है, आप इनका नाम लेते हो, ठीक है, जैसे हम तो लोकल हरियाणा के अंदर डबल रोटी या फिर ब्रेड कहते हैं, पीस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छी मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिल जाती है। और मक्खन, ठीक है, मक्खन आपका बटर, ठीक है, बटर जो है ये आपका फैट का रूप हो गया, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा यहाँ से मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चावल की, तो चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन भी मिलता है, और इसके साथ में दालों से भी आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। बादाम है यहाँ पे आपको जो आलमंड है, आलमंड से आपको मिल जाएगा विटामिन ई, ठीक है, और जो दूसरे आपके इसमें आपका जो विटामिन है वो आपको अच्छे अमाउंट्स में मिलते हैं, ठीक है। और टमाटर है, टमाटर में आपका विटामिन सी रहेगा, आपका आयरन की मात्रा रहती है, ठीक है। और टमाटर का मैंने बता ही दिया है, आलू में आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो यहाँ पे फैट और जो आपको कार्बोहाइड्रेट देने का काम है वो आपका करेगा ब्रेड और मक्खन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बीएमआई से रिलेटेड है। बीएमआई का मतलब होता है भाई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स में ये पूछ रहा है कि जो बीएमआई 30, अगर किसी की बीएमआई 30 आती है, 30 से अबव आती है, ठीक है, सपोज किसी की बीएमआई आ गई 29.9 से लेके और 34.9 तक, अगर किसी की बीएमआई निकल के आती है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। देखिए अगर किसी की बीएमआई है 29.9 से लेके आपकी 35.34, ठीक है, 34 आप इसको कीजिएगा, 34.9 के बीच में आती है, तो ये आपकी कहलाएगी कौन सी, मोटापा, ठीक है, आपका ओबेसिटी क्लास 1 कहलाएगी, ठीक है। आपका मोटापा है वो एक टाइप का हो जाएगा। अगर किसी की 35, किसकी 35 से लेकर अगर किसी की 39.9 तक, अगर 39.9 अगर किसी की आती है, 35 से लेके और 39.9 के बीच में अगर किसी की बीएमआई निकल के आती है, तो वो हो जाती है आपकी कौन सी, मोटापा 2, ठीक है, ओबेसिटी क्लास 1 हो जाएगी। और अगर किसी का मोटापा, ठीक है, अगर 40 से अबव है, बीएमआई अगर 40 निकल के आती है, 40 से अबव आती है, तो उसके मोटापे की जो स्टेज है, लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी थर्ड, ठीक है, तो थर्ड स्टेज में हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर यहाँ पे ओबेसिटी अगर क्लास 1 है, तो आप इजीली उसको एक्सरसाइज और अपनी डाइट को कंट्रोल करके कर सकते हैं। जो मोटापा आपका सेकंड टाइप का है, इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज है, ठीक है, उनकी भी जरूरत पड़ती है, साथ में आपको ट्रीटमेंट, अपने डाइट पर कंट्रोल, मेडिसिन भी आपकी चलती है, ठीक है। और अगर किसी के अंदर ओबेसिटी थर्ड हो जाती है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो ओबेसिटी का लास्ट आपका टाइप रहता है, अगर वो किसी के अंदर है, तो वहाँ पे आपका सर्जरी, ऑपरेशन प्लस में ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू ही आपका जो बॉडी वेट है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइजेज तो चलो चलती रहेगी बाद में, लेकिन वहाँ पे मेन आपकी सर्जरी तक आपकी नौबत आ जाती है। तो भाई अपना वेट जरूर कंट्रोल कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बॉडी वेट की बात कर लेते हैं, ओवर वेट, ठीक है। ओवर वेट में भी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना डाइट अच्छी लीजिए और आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अगर किसी की बीएमआई 24.9, ठीक है, 24.9 से अबव आती है, मीन्स 24.9 से लेके और आपकी बीएमआई निकल के आती है 29.9 तक, अगर किसी की आती है, तो वो ओवर वेट की कंडीशन में हो जाता है। तो ओवर वेट कंडीशन में आपको थोड़ा सा वेट लूज करने की जरूरत होती है, ठीक है। फिर है आपका एक, इसमें आ जाएगा आपका 18.9 से लेके, ठीक है, 18.9 से लेके आपका आता है फिर, ठीक है, जो ये वाला अभी रेशियो मैंने लिखा था 24.9 तक। अगर आपका बॉडी वेट आपका बीएमआई निकल के आता है, तो ये आपका अच्छा बॉडी वेट, आपका जो बीएमआई है वो माना जाएगा, और इस बीएमआई के अंदर आप अपनी अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अगर आपका 18 से बिलो है, तो वो होती है अंडर वेट, मीन्स यू हैव नीड टू इम्प्रूव यूर वेट, ठीक है, आपको अपना जो बॉडी वेट है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको डेटा भी बता दिया है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्थ भार, आदर्श भार, ठीक है, जो आइडियल वेट है उसको नियंत्रित करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको अपना आइडियल वेट है उसको मेंटेन करके रखना है, तो संतुलित भार, देखिए संतुलित भार की जो रेंज है पहले, ठीक है, मैं अभी से पहले की बात कर रहा हूँ,
आइडियल वेट पहले जो कहा जाता था, आज जो ट्रेडिशन हम उसको कहेंगे, जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, पहले से जो चला वेट आ रहा है ये था आपका 60। अगर किसी का 60 वेट है तो उसको आइडियल वेट माना जाता है। लेकिन अब इसके अंदर जो आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइफस्टाइल को देखते हुए जो WHO है अब वो रिकमेंड करता है कि अगर आपका 65, ठीक है, 65 तक अगर आपका बॉडी वेट है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइट पे डिपेंड करेगा कि आपकी हाइट भी कितनी है, तो अपना जो बॉडी वेट है आप उसको मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए, ये मैंने आपको साथ के साथ में बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि नियमित एक्सरसाइज है, नियमित आपकी जो क्रियाएं हैं शारीरिक, ठीक है, फिजिकल वर्क कीजिए। जिम के अंदर जाकर सिर्फ अपना बॉडी को तकलीफ देना ही आपका, हम उसको एक्सरसाइज नहीं कहेंगे, या फिर ग्राउंड पे ही जाके ही आप मेहनत करें वो नहीं कहेंगे। देखिए आपके आपके घर में बगीचा होता है, बाग होता है, ठीक है, या फिर आपके पास में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, या फिर घर की साफ सफाई करने से रिलेटेड आप अगर अपना ग्राउंड पे नहीं जा सकते, अभी जैसे कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने जो घर की छत है उस पर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पाहार, ठीक है, अल्पाहार से रिलेटेड है। अल्पाहार के नुकसान क्या हैं? तो अल्पाहार अगर आप लेते हैं, मीन्स आप कम आहार लेते हैं, कम संतुलित भोजन लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपका बॉडी वेट है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, जो बॉडी वेट है वो घट जाएगा और उसके आपको बहुत हार्म्स हो सकते हैं। तो कभी भी अपनी डाइट में कमी मत रखिएगा, अच्छा संतुलित भोजन जरूर लीजिए जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिशंस, ठीक है, वो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सभी आपके होने जरूरी हैं, ठीक है। तो शरीर के भार को मेंटेन करने के लिए आप हमेशा अच्छी डाइट लीजिए। कभी भी आप जो 3 टाइम का हम खाना लेते हैं तो कभी भी अपना जो खाना है वो स्किप मत कीजिए, ठीक है, तीनों टाइम अपना अगर आप खाना लेते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। हम करते क्या है कि बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए हम सुबह का खाना छोड़ देते हैं। तो भाई हमारी जो इंडियन यहाँ पर जो एटमोसफेयर है, क्लाइमेट है, इस एटमोसफेयर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर हमें 3 टाइम खाना लेना ज़रूरी रहता है और सुबह का खाना तो हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एक कहावत भी है, मैं एक श्लोक है उसकी थोड़ी सी हिंदी बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है, उस श्लोक में ये कहा गया है कि जो सुबह का खाना है वो एक राजा की तरह कीजिए, ठीक है, मीन्स दबा के अपना खाना खाइए और दबा के अपना एक्सरसाइज वगैरह है या फिर अपना जो डेली रूटीन का काम है वो आप कीजिए, ठीक है। तो सुबह का खाना एक राजा की तरह करना चाहिए और जो दिन का खाना है, ठीक है, मीन्स दोपहर का जो खाना आप लेते हैं, लंच लेते हैं, वो उस राजा की प्रजा की तरह लेना चाहिए। मीन्स जो राजा की प्रजा, देखिए राजा की तरह तो भोजन नहीं कर सकती, तो जो राजा की प्रजा में जो आपका राजा की प्रजा आपकी भोजन करती है दोपहर का, उस तरह का आपको भोजन लेना चाहिए। और रात के भोजन के बारे में ये कहा गया है कि जो रात का खाना आप लेते हैं वो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो उस राजा की प्रजा के भिखारी हैं। मीन्स रात को बिल्कुल आपको कम खा के सोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी रातें लंबी नहीं होती, हमारा इतना ठंडा एटमॉस्फेयर नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो कल्चर है रात को फुल दबा के खाने का, ये है वेस्टर्न कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे रात लंबी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो दिन है वो कम निकलता है, ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो रात को अपना एनर्जी और जो ऊर्जा है वो गर्मी को बना के रख सकें। तो भाई हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज़ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि जिससे आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव आपको दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना किसके लक्षण है? तो ये होता है खाद्य असहनशीलता। खाद्य असहनशीलता का मतलब है फूड इंटॉलरेंस, इसको इंग्लिश में कहेंगे फूड इंटॉलरेंस। मीन्स यहाँ पर जो भी आप खाना खाते हैं वो कई बार क्या करता है कि हमें एलर्जी देना शुरू कर देता है। वो खाना जो हम लेते हैं या फिर उस खाने के अंदर कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट रहता है जो हमारे सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता, उसमें आपको सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट दर्द, दस्त लगना, ठीक है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इसको एक एलर्जी के तौर पे भी लिया जाता है। कई बार आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, कई बार जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनमें भी आपने ये देखा होगा कि किसी को गेहूं से, किसी को बाजरे से या फिर किसी को चावल से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। मीन्स आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको सूट नहीं करता, ठीक है। तो भाई खाना हमेशा अच्छा लीजिए और हेल्दी खाना लीजिए, ऐसा ना लीजिए कि वो आपको तकलीफ दे, ठीक है। और एक मैं रिकमेंड करूंगा, रात को कभी भी दही या फिर खट्टे पदार्थों का सेवन ना कीजिए, ठीक
ठीक है, कोविड की सिचुएशन है, इसमें आप कर सकते हैं, कोरोना वायरस में आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल आपकी लाइफ है उसमें भी कभी भी जो खट्टे पदार्थ है रात को सोते समय बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और कहा भी गया है संस्कृत में, नक्तम दधि न भुंजित है, रात में दही का प्रयोग ना करें अपने खाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं यहाँ पे मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा अब यहाँ पे मिलान, ठीक है, आपको मिलान करना है। और मिलान देखिए वैसे तो पहले हो चुका है, लेकिन उसको समझ लेते हैं, ठीक है, आपको समझना जरूरी है, अंडरस्टूड होना जरूरी है। अब देखिए जो खाद्य असहनशीलता है वो क्या है, ये है आपकी कि उल्टी होना। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है तो उल्टी हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द होने लगेगा, तो खाद्य असहनशीलता का ये एक प्रकार हो जाएगा। आहार मिथक, ठीक है, आहार मिथक का मतलब है कि आपको डराया जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए आपको ये बोल दिया कि अगर कोई आलू खाता है तो उसके अंदर मोटापा बढ़ता है, ठीक है। अंडे का अगर आपने पीला पार्ट खा लिया तो आपका आपका बॉडी का वेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप मछली के साथ में अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। तो इनको कहते हैं फूड मिथ्स, ठीक है, इनको कहते हैं आहार मिथक, ठीक है। तो ये इनके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई है। देखिए आलू आपके लिए ज़रूरी है, आपके खाने के अंदर पोटैटोज़ का यूज़ ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में, देखिए किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट है वो हमेशा नुकसान करती है। तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसान करेगा, अगर आप बैलेंस डाइट में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये है आपका आहार मिथक। क्या है कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। भाई खाना खा रहे हैं तो पानी ज़रूर पीजिए, लेकिन खाना खाते वक्त भी पानी आपको 3 तरह से आप पी सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद में जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आप पानी पीजिए, लेकिन पानी इतना ना पीजिएगा कि आपका पेट फूल जाए, ठीक है। मीन्स आप कई बार हम ऐसा करते हैं कि खाना गरम गरम ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ज़्यादा पानी पीने की हमारी इच्छा होती है, तो पानी आप लिमिटेड अमाउंट में लीजिएगा, ठीक है। आप 1 गिलास पानी का यूज़ कर सकते हैं खाने के साथ में, अगर ज़्यादा करेंगे तो फूड पॉइजन बनाना शुरू करता है। तो पानी ज़रूर लीजिए, लेकिन उचित मात्रा में लीजिएगा, ठीक है। फिर है अल्पाहार। अगर आप अल्पाहार लेते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर का जो भार है वो कम हो जाएगा। मीन्स अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं लेते तो आपका बॉडी का वेट है कम हो जाएगा। और बीएमआई अगर आपकी 24 आ रही है तो ये है आपके स्वस्थ भार, ठीक है, आइडियल वेट की निशानी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने जितने भी साथी हैं आस पड़ोस में, जितने भी यार प्यारे हैं, ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको मिलान करना है। और मिलान करने के लिए देखिए मैं पहले ही इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट आपको क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है 4 कैलोरीज, ठीक है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती है। अब ये सबसे पहला स्रोत है जो आप जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर सबसे पहले अगर आपको एनर्जी देने का काम कर रहा है तो कौन करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट करेगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद में नंबर आता है आपके प्रोटीन का, ठीक है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में खत्म हो जाता है, ये बात होती है जब आप पीरियडाइजेशन में चले जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि जब भी प्लेयर है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस या फिर मैराथन रनर है, ठीक है, अल्ट्रा मैराथन रनर है, तो उनके अंदर जो सबसे पहले कंजप्शन होता है वो आपका रहेगा कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद में जो बॉडी के अंदर आपका प्रोटीन है, प्रोटीन आपका यूज़ होना शुरू होता है, और लास्ट में जो एनर्जी देने वाला स्रोत रहेगा आपकी बॉडी में, सोर्स रहेगा, वो है आपका फैट, ठीक है। तो फैट लास्ट में आपको एनर्जी देता है कभी भी आप जब भी कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इसमें प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपके जो शरीर के अंदरूनी अंग हैं, ठीक है, उनका निर्माण करता है, बॉडी की रिपेयरिंग का काम करता है, सेल्स की रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है। जो डैमेज टिश्यूज है उनकी रिपेयरिंग का काम करता है, नए सेल्स को ग्रोथ देता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका वसा। अब वसा क्या कर रही है, जो आपके जितने भी नाजुक अंग हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करने का काम करता है। अब नाजुक अंग जो भी आपके
आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते, वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो आपके फैट की मात्रा पे डिपेंड करते हैं कि कैसा काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानी। अब पानी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप पानी की बॉडी आपके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी का जो 65 से लेकर 70%, ठीक है, 65 से लेकर 70% है जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ पानी से ही बनी है। तो पानी की मात्रा आप बॉडी के अंदर सही रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल जो कोविड की सिचुएशन चल रही है भाई, इसमें भी गला सूखता है, प्यास बहुत लगती है, तो पानी का लेवल अपना ज़रूर बना के रखिएगा। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कभी भी मत होने दीजिएगा, ठीक है। और पानी गुनगुना पिए हमेशा। भाई फ्रीज का पानी तो आप बंद कर दीजिए, ये आज की बात नहीं है, ठीक है। आज से कोविड आया है तो कोविड में ही हमें यही नहीं है कि फ्रीज का पानी नहीं पीना, भाई पहले से ही, ठीक है, पहले से ही हमारी आयुर्वेद है, हमारे जो यहाँ पर मेडिसिन का कल्चर है, ठीक है, जो आयुर्वेद के द्वारा इलाज किया जाता है, ठीक है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, उसके अंदर भी भाई जो ठंडी वस्तु है उसको मनाही की गई है, उसको मना किया गया है। आप मटके का पानी पीजिए, क्योंकि मटका का जो पानी होता है वो पानी का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है, उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैक्रो मिनरता का उदाहरण है, ठीक है। मैक्रो मिनरता यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसको मैक्रो मिनरल पढ़िएगा। मैक्रो मिनरल का मतलब है, देखिए जो हमारे खनिज लवण होते हैं, ठीक है, मैं इसको अभी खनिज लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार। देखिए खनिज, ठीक है, मिनरल्स को कहते हैं हम खनिज। अब खनिज के अंदर भी दो तरह के आपके खनिज रहते हैं, एक तो रहता है सूक्ष्म और एक रहता है वृत्त, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब है कि जो छोटी अमाउंट में आपको जरूरत होती है। अब देखिए कोबाल्ट है, वैसे तो आपका अगर हम कोबाल्ट की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती है। लेड है, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान करती है, लेकिन वो हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें ज़रूरी रहती है। जिंक है, वो हमें थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरी है। लेकिन जो हम यहाँ पर मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, उनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट लेते हैं, एक तो रहता है आपका कैल्शियम और एक रहता है फास्फोरस, ठीक है। तांबा, लोहा, आयोडीन है, ये हमें थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। आयोडीन की मात्रा है वो हमें सिर्फ हमारे खाने के अंदर, आप एक अपने घर में सुई रखी होगी, उस सुई को ले लीजिए और उस सुई की नोक, ठीक है, जो सुई की उसकी टिप है, नोक है, उसको आप अगर भिगो देते हैं आयोडीन के अंदर तो सिर्फ इतनी आपको ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इतना मतलब ये आपको कम अमाउंट में चाहिए, और जो लार्ज अमाउंट में चाहिए मीन्स जो बड़ी मात्रा में आप लेते हैं वो होते हैं आपके मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में आपका फास्फोरस और कैल्शियम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है क्योंकि, हमें जो विटामिन है, खनिज है, वो क्यों जरूरी है। देखिए ये हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। विटामिन है वो हमारे खाने के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, ठीक है, जो खाने का आपका पार्ट है उसको पचाने में आपके खनिज लवण, आपके विटामिन है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर विटामिन सी ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका यूरिन का फंक्शन है, ठीक है, जो आपकी स्किन की मेंटेनेंस का काम है वो नहीं होगा। तो विटामिन आपकी बॉडी के अंदर जरूरी है। बहुत सारे ऐसे विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन B2, ठीक है, B1, B3, B5, B6, B12, B7, तो ये आपके विटामिन है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, ठीक है, विटामिन डी, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इनमें भी फिर आपके दो तरह के होते हैं, एक रहता है आपका वाटर सोल्यूबल और एक रहता है आपका फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपका विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, और जब भी हम यूरिन के लिए जाते हैं, ठीक है, हम पेशाब कर देते हैं और हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है तो उसके थ्रू जो स्वेटिंग आती है पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू, ये हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। तो भाई विटामिन आपकी बॉडी में आप जो विटामिन का लेवल है वो भी अच्छा बना के रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारी ऊर्जा उत्पादन करने की, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है आपके खनिज और विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे जाए, क्योंकि आंखों की भी सुरक्षा की बात है। चलिए क्वेश्चन है, शरीर के विकास और ऊर्जा, ठीक है, शरीर के विकास, ऊर्जा और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो देखिए शरीर के रख रखाव और आवश्यक ऊर्जा के लिए आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है, कैलोरी, ठीक है।
कैलोरीज आपको जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पोषक तत्व भी आप इसमें लिख सकते हैं, वसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा और रख रखाव के लिए आपको कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। और कैलोरीज आपको कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट से मिलती है, और जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं तो आपको इनसे मिल जाएगी। तो कैलोरीज सबसे छोटा है। ठीक है, या फिर आप इसको पोषक तत्व में भी इसको काउंट कर सकते हैं। अगर आप पोषक तत्व पे भी इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। ठीक है, आपको द्वंद्व हो रहा होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप इस पे पोषक तत्व पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप इसको कैलोरीज पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज है वो आपकी सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए कैलोरीज सबसे छोटा आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इंट्रामुरल से रिलेटेड, और इंट्रामुरल से रिलेटेड क्या है कि इंट्रामुरल टूर्नामेंट वे टूर्नामेंट है जो कि 4 दीवारी के भीतर आपके करवाए जाते हैं। ठीक है, ये दोबारा से आई थिंक आ गया है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि ये क्वेश्चन है दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए, ये हमने पहले ही सीरीज में देख लिए हैं। कई बार होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है, अब है यहाँ पे आपका जो आपकी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं। कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र है ये लीग टूर्नामेंट का सूत्र रहेगा। इसमें लॉग टूर्नामेंट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको लीग टूर्नामेंट पढ़िएगा। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर मैचेस की बात करें, ठीक है, सिंगल लीग, और इसमें भी कौन सी लीग आपको याद रखनी है भाई, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लीग के लिए ये आपका फॉर्मूला इसमें पूछ रखा है इसने। ठीक है, तो सिंगल लीग के लिए जो फॉर्मूला आपका रहेगा ये है आपका n/n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है, टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं आपके लिए एक 2 घंटे अगर मुझे लगे या 1 घंटा लगा तो मैं वो क्लास आपके लिए लाइव जरूर लेके आऊँगा, तो आप उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 टीमों के लिए नॉकआउट आधार पर कितनी बाइस दी जाएंगी। ठीक है, 21 टीमें आपकी टूर्नामेंट में पहुंची हुई है, तो याद रखिएगा 21 टीमें हैं तो हमें नेक्स्ट पावर 2 देखनी है। अब देखिए पावर ऑफ 2 क्या रहेगी आपकी, 2, 4, 8, 16 और 32। अब देखिए 21 से बड़ा कौन सा है आपके पास में, 21 से बड़ा कौन सा है, ये है आपका 32। तो यहाँ पर आप 32 में से मीन्स जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होती है, ठीक है, अगली पावर है 2 की पावर है, जो उससे आपके पास में जितनी भी टीमें हैं उससे जो बड़ी पावर है उसमें से आप क्या कीजिए, अपने जो टीमें हैं उनकी संख्या को घटा दीजिए। तो हम 32 में से 21 को जब कम कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा 11। तो हम क्या करेंगे, जब भी 21 टीमों का नॉकआउट फिक्सर तैयार करेंगे तो 11 बाइज दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर बाइज की सीक्वेंस पूछी गई है। बाइज की सीक्वेंस से भी रिलेटेड मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया बाई प्रदान करने के नियम अनुसार 4th बाई, ठीक है, 4 नंबर बाई है वो किसे दी जाएगी। अब 4 नंबर बाई हमेशा दी जाएगी आपकी कहाँ, ऊपरी अर्ध के अंदर। ठीक है, हमेशा कहाँ, ऊपरी अर्ध को अंतिम टीम को दी जाएगी। ठीक है, ऊपरी अर्ध जो रहेगा उसकी अंतिम टीम। अब इसको मैं, चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए मेरे पास में सपोज कीजिए कि हमारे पास में 8 टीमें हैं, सॉरी मेरे पास में आप इसको 4 टीमों में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे आपके पास में टीम है। तो जो बाई, जो सबसे पहली बाई होगी वो कहाँ दी जाएगी, नीचे दी जाएगी। जो सेकंड बाई है वो सबसे ऊपर दी जाएगी, और जो आपकी 3rd नंबर बाई है वो दी जाएगी नीचे वाला जो हाफ रहेगा उसमें जो सबसे ऊपर वाली टीम है, और जो 4th नंबर बाई है वो दी जाएगी आपके ऊपर वाले हाफ में जो सबसे नीचे वाली टीम है उसको दी जाएगी। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर है ये आपका हो जाएगा राइट, ऊपरी अर्ध को अंतिम टीम को। ठीक है, जो आपके ऊपरी अर्ध में जो अंतिम टीम है उसको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि टीमों की संख्या विषम हो तो निम्न में से कौन सा सूत्र है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपकी टीमें सम संख्या में, सम संख्या, ठीक है, मैं लिख देता हूं भाई इसमें आपको इजी रहेगा, सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी हो गई, जिसमें आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपके पास में 10 टीम, आपकी टीम टूर्नामेंट में पहुंची है, तो आपको कुछ नहीं करना, n/2 करना है।
मीन्स यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2। अब n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टीम। अब दो, सपोज कीजिए कि मेरे पास में 10 टीमें पहुंची है, तो मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 5 5 आप रखेंगे, ठीक है। आप 5 ऊपर वाले हाफ में रख दीजिए और 5 नीचे वाले हाफ में। और अगर आपके पास में विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या में आपकी टीम है, वो रिपोर्ट कर दिए। अब अगर यहाँ पे 11 होता तो क्या रूल कहता नॉकआउट का? नॉकआउट का रूल ये कहता कि बेटा आपको जो एक टीम है वो एक्स्ट्रा, मीन्स जो नीचे वाला हाफ है उसमें से अतिरिक्त एक टीम है वो आपको ऊपर वाले में रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला अब मेरे पास में कौन सा होगा? ये वाला मैं फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास में कितनी टीमें हैं? 11। हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी विषम नंबर आएगा तो मुझे अपर हाफ में एक टीम है एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी नीचे वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास में 11 मेरे पास में टीमें हैं, ठीक है। 11 में आपने प्लस 1 करना है और उसको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अब इसी को चलिए भाग देते हैं, तो मेरे पास में टोटल 12 हो गया और 12 को मैंने 2 से भाग दिया, तो ऊपर वाले हाफ में 6 और नीचे वाले में आप 5 रखेंगे। और अगर मुझे नीचे वाले हाफ का अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा होता तो कि नीचे वाले हाफ में कितना रखते, तो देखिए इसका नीचे वाले हाफ में रखने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो ये वाला आपका रहता, ठीक है, नीचे वाले हाफ के लिए। अब देखिए मेरे पास में टीमें थी 11, 11 में से एक मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास में कितना रह गया? 10। और 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5, ठीक है। तो नीचे वाले हाफ के लिए आपकी 5 टीमें रखी जाएगी। तो भाई इन फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लीजिएगा बेटा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के नज़रिए से, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा, मेरे मुँह से वर्ड निकल रहा है, हो सकता है मैं भी कुछ मेरे साथी मुझसे एज में काफ़ी बड़े हों, ठीक है, लेकिन पढ़ाते वक्त क्या करें, निकल आता है। बहुत कोशिश करता हूँ रोकने की अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? अब लीग टूर्नामेंट को 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा लीग टूर्नामेंट को 3 नाम दिए गए हैं, ठीक है। एक तो इसका खुद का नाम लीग टूर्नामेंट, ठीक है, एक तो ये वाला हो ही गया है आपका 1। दूसरा इसका नाम हो गया आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और तीसरा नाम इसका, आप देखिए ये दूसरा नाम है, ठीक है, नाम इसको दे दिया, ठीक है, ये 2 नंबर। और एक होता है इसमें आपका बर्गर राउंड, ठीक है। एक इसमें रहेगा कौन सा? आपका बर्गर, ठीक है। बर्गर राउंड, राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट, ये तीनों ही आपके लीग के नाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, बर्गर, ठीक है, बर्गर राउंड, ठीक है। तो आपका ये तीसरा नंबर इसका नाम हो गया। तो 3 नामों से जाना जाता है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नॉकआउट, नॉकआउट ही रहेगी, ठीक है। और आपका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर आपका लीग और आपके जो नॉकआउट है इनका मिक्सचर तैयार किया जाता है। और चैलेंज जो टूर्नामेंट होती है जहाँ पे कॉम्बैट गेम की बात हो रही है, कॉम्बैट का मतलब है जहाँ पे फाइट वाली, ठीक है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, जिसके अंदर 2 आपके रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप चैलेंज के हिसाब से करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है किस आधार पर टीम को शुरुआती राउंड में भिड़ने से बचाया जा सकता है? पहले राउंड में भिड़ने से बचाएंगे तो उसके लिए आपका जो एक रहता है नाम, ये है आपका सीडिंग, ठीक है। सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और जो आपकी जनरल सीडिंग है, नॉर्मल सीडिंग है, वो दी जाती है, जिससे आप फर्स्ट राउंड में इन टीमों को आपस में भिड़ने से बचा सकते हैं। भिड़ने का मतलब यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी है, भिड़ने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन का जो आंसर है मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर इस, ठीक है, जो तकनीकी है, तकनीकी के लिए आपका क्या रहेगा? रूल की उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर आपकी टेक्निकल कमेटी रहती है, ठीक है। जो वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति का काम होता है, मीन्स जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी है वो धन को खर्च, ठीक है, जो आपका बजट है उसकी ऑडिटिंग करना, ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ है उसको हमेशा मेंटेन करने का, स्थानांतरण करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम रहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आपके प्लेयर्स हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। और जो प्राथमिक चिकित्सा समिति है ये आपकी मेडिकल सुविधा देने के लिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध समिति का कार्य नहीं है? ठीक है, प्रबंध समिति कौन सी हो गई? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी। अब मैनेजमेंट कमेटी का यहाँ पे कौन सा काम नहीं रहेगा? ठीक है, ये है आपका मैच स्थल की सजावट करना, ठीक है, जो मैच का आपका वेन्यू है डेकोरेशन कमेटी का, ठीक है।
फिक्सर तैयार करना, मैच के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी समूह का चयन करना, मीन जो ऑफिशियल्स की ड्यूटी है उनको देने का काम है। तो ये भी आपके जो मैनेजमेंट है इसी का रहेगा, और मैच को करवाना ये भी मैनेजमेंट का काम है। लेकिन जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? तो योजना का जो उद्देश्य है ये है आपका निजी संबंधों में सुधार लाना। ठीक है, निजी संबंधों में सुधार लाना ये योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये आपका जो रिड्यूस करना, प्लस में क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना, मीन जितनी भी आप एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करवाना। ठीक है, कंट्रोल्ड प्रोसेस में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो की जाए। ठीक है, गलती होने की जो चांसेस है, जो संभावनाएं हैं, उनको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दबाव की स्थिति के गलती करने को, चलिए मैं माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर गया है, और मुझे ऐसा लग, जिस चीज का डर है वही हो रहा है। चलिए, आई होप कि नेटवर्क वापस से आ गया है। और चलिए चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कभी भी जब भी दबाव की परिस्थितियां होती है, जब भी स्ट्रेस बनता है गेम करते वक्त, तो उस टाइम पे जो गलतियां हैं उसको कम करें। ठीक है, या फिर गलतियां न के बराबर हो, इसके लिए आप सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या करेंगे, और किस से आपका इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई सबसे बढ़िया यही है कि आप अच्छे से अपनी क्या करें, प्लानिंग कर लें। तो आप जो दबाव की स्थिति है उसमें गलती होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और आप अपना जो लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मिलान करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, मिलान कर लेते हैं चलिए। और मिलान वैसे तो पहले से ही किया हुआ है, आंखों के सामने रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का आपका यहाँ पे किसका पार्ट रहेगा? प्रोटीन है, ये है आपकी त्वचा, नाखून, बाल, आंतरिक अंगों का निर्माण करने का काम है, ये प्रोटीन का रहता है। ठीक है, जो जल का काम रहेगा, ये क्या है? जल है, वे आपके शरीर का 60 से 70% भाग रहता है। ठीक है, रंग यौगिक, रंग यौगिक क्या करते हैं कि ये आपके भोजन को आकर्षक बनाते हैं। मीन्स जो यहाँ पर फूड कलर होते हैं, जैसे कि एप्पल का कलर हो गया, ठीक है, बनाना का, पपाया का, आम का कलर है, अंगूर का कलर है, तरबूज का कलर है। ठीक है भाई, तो जितने भी यहाँ पे ये रंग होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो आर्टिफिशियल कलर है वो आपके मिठाई वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये खाने को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और जिससे हम उस खाने के बारे में सोच के ही हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, और वो मुंह के अंदर हमारा जो माउथ की कैविटी है, इस माउथ कैविटी में सलाइवा बनाती है, और वो सलाइवा हमारी खाने की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें रहेगा आपका अल्पाहार। तो अल्पाहार से क्या रहेगा? आपका दांत व रक्त संबंधी विकार है ये आपको हो जाएंगे। मीन्स दांतों के अंदर पायरिया, ठीक है, दांतों का समय से पहले गिरना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको फिर से मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे मिलान पहले से ही ऑलरेडी है। तो यहाँ पर चलिए अब हम नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें रहेगा आपका, मैं माफी चाहूंगा इसमें, जब भी सारी परिस्थितियां आपके खड़ी हो जाएं। तो चलिए मैं देखता, हम जल्दी से देख लेते हैं। भाई आज तो पक्का मुझे लग रहा है और रह गए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। मेहनत तो कर रहा हूं, अब देखते हैं। चलिए, सीरीज को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर मेरी मेहनत है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ये तो यहाँ पर जो सूखा है, आपकी कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसको हम सूखा कहेंगे। ठीक है, रक्त की कमी, रक्त की कमी का जो काम है ये है आपकी लोहे की कमी। ठीक है, लोहे की कमी से है जो आपकी बॉडी के अंदर है जो ब्लड है वो भी कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो आपका रतौंधी रोग है इसको कहा जाएगा। सीरीज को कंप्लीट नहीं करने दिया जाएगा। चलिए, फिर भी मैं क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करूंगा,
और क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। चलिए, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है न्यूरल का मतलब होता है। भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँ और जो मैं इसको पूरा कर पाऊँ सीरीज़ को। प्लीज़ थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इंट्रामूरल है। इंट्रामूरल का मतलब है कि संस्था की चार दीवारी के अंदर आपके गेम होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले में आपका ये मिल रहा है, सभी के अंदर आपका फोर्थ आपस में मिल रहा है, ठीक है। नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब है कि हारने के पश्चात जो टीम है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये भी आपका ख में आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह पे, ठीक है। और उसके बाद में है बाई। बाई क्या है? जब आपकी टीमें है वो पावर में ना हो, ठीक है। तो ये आपका गै 2 से मैच कर रहा है। अब सीडी नुमा, सीडी नुमा जो आपका ये मेथड है, ये आपका लीग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो लीग के अंदर आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिल रहा है अभी 3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो हमारा फिक्सर तैयार होगा, ये है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि BMI 30 को BMI की किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। BMI को BMI की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये आपका भाई क्वेश्चन ये हो चुका है, मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। मोटापा, ठीक है, क्लास 1 हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ भार को आदर्श भार मानने के लिए क्या है कि आप नियमित एक्सरसाइज करें, ठीक है। अल्पाहार के नुकसान से बचने के लिए, ठीक है, अल्पाहार नुकसान करेगा किसके लिए? आपका जो शरीर का भार है उसको कम कर देगा, ठीक है। सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, ये वापस से रिपीट हो गया है, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि रिवाइज हो गया है, रिवीजन हो रही है। सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द है, ठीक है। ये आपको जब भी आप फूड इंटॉलरेंस से गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको फूड एलर्जी देने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जितने भी यहाँ पर ये सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, ठीक है, दस्त लगना, लूज मोशन। और नेक्स्ट है, इसमें आपको मिलान करना था, तो मिलान हमने किया था। तो खाद्य सहिष्णुता आपका मैच कर रही है कि आपका उल्टी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उल्टी लग जाएगी, ठीक है। आहार मिथक में है कि आप खाने के दौरान पानी पी रहे हैं। अल्पाहार का मतलब है कि आपका शरीर के भार में कमी हो जाएगी। BMI आपकी 24 है, तो ये आपकी स्वस्थ भार का सूचक रहती है, ठीक है, सिंबल रहेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ख इसमें राइट है। तो दोस्तों, ये थे आज के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर, व्यूअर्स एंड सब के लिए एक सीरीज़ मेरा प्रयास रहा कि मैं इसको सक्सेसफुली आप सब तक पहुँचा पाऊँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।